हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अब तक अपना जो टॉपिक हुआ है या जो टॉपिक चल रहा है उसमें मल्टीपल पॉइंट एंड कर्व ट्रेसिंग, ये अपना मेन टॉपिक था। उससे पहले अपन ने एसिम्पटोट्स के बारे में पढ़ा, अनंत स्पर्शियों के बारे में। तो अनंत स्पर्शियों की भी वीडियो आपको उपलब्ध करवा दी है। अनंत स्पर्शियों के बारे में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद अनंत स्पर्शियों के 7 टॉपिक है, मल्टीपल पॉइंट एंड कर्व ट्रेसिंग, बहुल बिंदु और वक्र अनुरेखण। तो मल्टीपल पॉइंट में भी आपको डबल पॉइंट और उसके जो टाइप्स हैं जैसे नोड हो गया, कस्प हो गया, कंजुगेट पॉइंट हो गया, उनके बारे में आपको बता दिया है और क्वेश्चन भी अच्छे से करवा दिए हैं, कैसे करना है, क्या करना है। ओके, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर्व ट्रेसिंग, वक्र अनुरेखण। ठीक है, करना क्या है, ध्यान से आप इसको समझने का प्रयास करोगे। आपको कोई एक जो वक्र दिया जाएगा एक्स और वाई में, ठीक है, और आपको उसका अनुरेखण करना है। अब अनुरेखण का मतलब क्या हुआ, तो देखो मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो इसमें ना कुछ ना पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में आपको बताना है। जैसे दिया गया वक्र है वो एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है, वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है, या और किसी सररेखा जैसे y बराबर x हो गया, y बराबर माइनस x हो गया, तो उसके सापेक्ष सममित है। उसका कैसे पता लगाओगे, वक्र मूल बिंदु से जाएगा कि नहीं जाएगा, उस पर कोई स्पर्श रेखा होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और बात करें तो उसकी अनंत स्पर्शी होगी कि नहीं होगी, होगी तो क्या होगी। जो वक्र है और जो एक्सिस है आपकी, जैसे एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, उनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, ये वगैरह वगैरह, उसका रीजन क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा, वो वक्र कौन से दो मानों के बीच है वो स्थित होगा, वो जो आपका वक्र है फलन है वो आपका वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो ये कुछ मैंने नाम बोले हैं जिनके बारे में आपको बताना है। और यदि वॉल्यूम है आपका और जो सरफेस एरिया है वो टॉपिक आपने पढ़े तो वहाँ भी है ये डबल इंटीग्रेशन। उन सब टॉपिकों में इसका रोल है वक्र अनुरेखण का, कर्व ट्रेसिंग का। ठीक है, तो वो भी अगर आपने ठीक से अच्छे से पढ़ रखे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझने में इतना जोर नहीं आएगा। ठीक है, तो आज अपनी पहली क्लास है कर्व ट्रेसिंग की और इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल जरूर रहेगा लेकिन मुश्किल नहीं होगा। थोड़ा सा आपको इसको लिख लिख के 1-2 बार याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा ये। ओके, तो आज की क्लास में जो अपन क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं आप इसको ध्यान से अच्छे से एकदम ठंडे दिमाग से आपको इसको समझना है। उसके बाद आप इसको आराम से नोट ठीक कर लेना, लेकिन समझना जरूरी है क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है, सिसोइड y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अनुरेखण कीजिए। ये आपके लिए कोई वक्र ही है, इसको इसने कोई नाम दे दिया सिसोइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम से नाम दे दिया बस इतना ही है। बाकी जो इसकी कंडीशन तो जो होनी है वो होनी है। अब इसका अनुरेखण करना है। ठीक है, तो पहले बात तो ये देख लीजिए, ये समीकरण एक्स और वाई में है, यानी कार्तीय समीकरणों का अनुरेखण पढ़ रहे हैं अपन सबसे पहले एक्स और वाई। इसके बाद आपको दूरी का भी बताएंगे, आर और अनंत थीटा वालों का। तो सबसे पहले एक्स और वाई का आप जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझोगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो सुन लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन या तो आपको कार्तीय रूप में इक्वेशन देगा और ये पूछेगा अनुरेखण कीजिए, या फिर आपको ध्रुवीय रूप में देगा आर और थीटा में और बोल देगा कि उसका अनुरेखण कीजिए। इसके बाहर वक्र के अनुरेखण से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कार्तीय रूप या ध्रुवीय रूप में आपको वक्र का अनुरेखण करना है। ओके, तो सबसे पहले अपन कार्तीय रूप स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करोगे। दिया गया वक्र सिसोइड है y स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इक्वेशन फर्स्ट। तो अब आपको इनमें जो पॉइंट बताने हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं उनकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट है सममिति, सिमेट्री। तो कैसे पता लगाओगे कि वक्र एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है,
वाई एक्स के सापेक्ष सममित है, या जैसे कोई लाइन हो गई y बराबर x, y बराबर माइनस एक्स, या जैसे सम्मुख आपके चतुर्थांश हो गए अपोजिट कोऑर्डिनेट, उनमें सममिति है, उनमें सिमेट्रिकल है। तो ध्यान से देखिएगा क्या करना आपको अक्ष और जो y है उनकी सभी घातें देखनी है। अक्ष की सभी घातें और y की सभी घातें वो सम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे अच्छा y की सभी घातें सम है, y का एक ही पद है और वो स्क्वायर है, लेकिन अक्ष देखो ये 1 है, ये क्यूब है, तो अक्ष की घातें सम नहीं है। y की सभी घातें सम है, इसका मतलब है वक्र अक्ष के सापेक्ष सममित है, दैट्स ऑल। ओके, यदि अक्ष की सभी घातें सम होती तो वक्र y अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, सममित होगा, सिमेट्रिकल अबाउट आपका y एक्सिस, उल्टा है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि सममिति वाली कंडीशन आप कैसे लिखोगे। वक्र फेस्ट में y की सभी घातें सम है, y की सभी घातें क्या है, सम है। इसका मतलब तब वक्र x के सापेक्ष सममित है। बस ये पॉइंट आपका यहीं पे खत्म होता है और कुछ नहीं बताना है, इतना ही बताना है कि वक्र क्या है, कौन सी x के सापेक्ष सममित है या कहाँ पे सममित है, कोई रेखा के सापेक्ष है कुछ भी। तो इसमें तो सिंपल सा है, y की सभी घातें सम है तो x के सापेक्ष सममित हो गया। ये y x के सापेक्ष सममित नहीं होगा क्योंकि x की सभी घातें सम नहीं है। क्लियर, तो पहला पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है मूल बिंदु, ओरिजिन। क्या करना है, ये पता लगाना है कि दिया गया जो वक्र है वो मूल बिंदु से होके जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तरीका क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा, सब में यही होना है। आपको क्या करना है, दिए गए वक्र की तरफ देखना है, क्या इसमें कोई अचर पद है। यदि इसमें कोई अचर पद है तो वही उल्टा होगा, जस्ट मूल बिंदु से होके नहीं जाएगा वो, और यदि अचर पद नहीं है तो वो मूल बिंदु से होके जाएगा वो। क्लियर, एक बार फिर बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए। यदि दिए गए वक्र के समीकरण में कोई भी अचर पद नहीं है, नो कांस्टेंट टर्म, तो क्या होगा, वक्र मूल बिंदु से होके जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा आप समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई अचर पद है। आप सोच रहे होंगे कि 2a अचर पद है, लेकिन पूरा पद 2ay स्क्वायर है, 3 पद है इसमें टोटल, 2ay स्क्वायर, xy स्क्वायर, x क्यूब, कोई भी अचर पद नहीं है। ये तो बेसिक सी बात है ना कि जैसे a कांस्टेंट पद है, लेकिन a इंटू एक्स कांस्टेंट पद थोड़ी है, ax तो आपका वेरिएबल हो जाएगा ना। उस हिसाब से आपका ध्यान 2a पे जाएगा, लेकिन y स्क्वायर पे भी ध्यान जाना चाहिए। तो कई बार आप गलती कर बैठोगे, तो गलती नहीं करनी है। यहाँ पे कोई भी अचर पद नहीं है, मतलब ये वक्र मूल बिंदु से होके जाएगा। क्लियर, यहाँ कोई भी अचर पद नहीं है, तब वक्र फेस्ट मूल बिंदु 0 0 से होकर गुजरता है। खत्म। ये आपका ये पता लगा लिया कि वक्र मूल बिंदु से होके जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लियर, लेकिन अभी इसमें एक चीज और दिखाने आपको, मूल बिंदु। ठीक है, तो इस बिंदु पे क्या कोई स्पर्शरेखा है वक्र की, ये आपको देखना है। क्या मूल बिंदु पर वक्र की कोई स्पर्शरेखा है, नहीं है। आप इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से समझ के अच्छे से कर जाओगे तो ये मानिए कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसी से रिलेटिव आगे के क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को, 5-6 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, और ये छोटे छोटे पॉइंट है। अब अपन नेक्स्ट आज के इसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये पता लगा लिया है कि वक्र मूल बिंदु से होकर जाएगा। अब पता ये लगाना है कि क्या मूल बिंदु पर स्पर्शरेखाएं हैं या नहीं है।
किसकी, वक्र की। तो उसका पता लगाने का तरीका क्या है, देखो जो वक्र का समीकरण दिया गया है, निम्नतम घात के पद को 0 के बराबर रखना है आपको। क्या करना है, निम्नतम घात के पदों को 0 के बराबर रखना है। अब निम्नतम घात तो देखने होनी चाहिए, देखो x³ 3 घात, अब y² इंटू x 3 घात, 2ay² 2 घात, और कोई पद ही नहीं है। 3 पदों में से 2 पद तो आपके 3 घात के हैं, एक पद है वो 2 घात का है, तो मिनिमम घात कितनी हुई, 2 ही हुई, उसका केवल एक ही पद है, उसको 0 के बराबर रख दो। ठीक है बात। तो मूल बिंदु पर वक्र की स्पर्शरेखा के लिए क्या करेंगे, 2ay² इज इक्वल टू 0। ठीक है बात। निम्नतम घात के पदों को 0 के बराबर रखना है। अब ये तो आप ही को देखना होगा, देखो वक्र का समीकरण दिया गया है, तो उसमें निम्नतम घात के कितने पद हैं, कौन से हैं, उनको सबको 0 के बराबर रख दो। ठीक है, यहाँ से आप इसको हल करते हो तो y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। y² इज इक्वल टू 0 का मतलब है y के 2 मान होंगे, y के 2 मान होंगे और दोनों क्या होंगे, 0 0। और y बराबर 0 क्या है, सोचिए y बराबर 0 है, वो अक्ष एक्सिस है, तो यानी मूल बिंदु पर वक्र की स्पर्शरेखा क्या होगी, वो अक्ष एक्सिस होगी। हो गया काम खत्म। अब इस पॉइंट को बताना है आपको, पॉइंट को आप कैसे बताओगे, इस पॉइंट का नेचर बताना है, प्रकृति बतानी है। 3 चीज होंगी, या तो नोड होगा, या कस्प होगा, या कंजुगेट पॉइंट होगा। ये नोड, कस्प और कंजुगेट पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ मल्टीपल पॉइंट में, इससे पहले जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है। तो मल्टीपल पॉइंट के जितने भी वीडियो आपके पास आए हैं, यदि वो आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आपको नोड का पता होगा, आपको कस्प का पता होगा, आपको कंजुगेट पॉइंट का पता होगा। ठीक है, तो ये जो मूल बिंदु है, इस पे जो आपकी स्पर्श रेखा है वो एक ही रेखा है, 2 है लेकिन एक है, इसका मतलब ये संपाती है। तो याद कीजिए थोड़ा, नोड में आपको मैंने बताया था अलग अलग स्पर्श रेखाएं होंगी, आपको कस्प में क्या बताया कि स्पर्शिकाएं संपाती होंगी, यानी एक ही होगी। तो देख लीजिए आप, एक ही है जरूर 2 लेकिन दोनों सेम है ये। तो ये यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, कस्प होगा, न नोड होगा, न ही आपका कंजुगेट पॉइंट होगा। बात क्लियर है, ओके। तो ये आप देख लीजिए, जो आपकी रेखा है वो वास्तविक है, इसमें ना कोई इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, संपाती रेखा, स्पर्श रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट क्या होगा, ये कस्प होगा आपका, ओके। तो वक्रफेस्ट की मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा होगी y बराबर 0, ये पता लगा लिया। y बराबर 0 को क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस बोलोगे, ठीक है। और मूल बिंदु क्या है, कस्प है। कहाँ से पता लगाया, ये दोनों रेखाएं हैं, ये आपकी कैसी हैं, वास्तविक तो है ही लेकिन ये संपाती हैं। नोड के लिए संपाती नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ से भी समझ सकते हो, वहाँ पे आपने पढ़ा है तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको कि ये पॉइंट नोड कब होगा, कस्प कब होगा, ठीक है। और काल्पनिक आ गया तो फिर कंजुगेट पॉइंट हो जाएगा। तो वो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया, देखो। तो ये आपका दूसरा पॉइंट खत्म होता है, ओरिजिन मूल बिंदु। 2 चीजें अपन ने अनुरेखित कर दी है इसके बारे में, इसकी सममिति बता दी, ये मूल बिंदु से होके जाएगा नहीं जाएगा ये बता दिया,
मूल बिंदु पे स्पर्श रेखा होगी कि नहीं होगी ये बता दी। ठीक है, इसके अलावा जो पॉइंट है आपका मूल बिंदु है वो नोड होगा, कस्प होगा, कंजुगेट पॉइंट होगा, ये बता दिए। ये दूसरे पॉइंट की बात है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। उससे पहले आप इसे लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट होगा अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी भी आपको विस्तार से टॉपिक पढ़ाया है, तो जो चीजें पढ़ी हैं उन्हीं से रिलेटेड है वो छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के तरीके याद कीजिए आप। समांतर अनंत स्पर्शी, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 वाला तरीका, फाइव वाला तरीका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला तरीका, फैक्टर जब y माइनस ए एक्स सी एक्स माइनस ए वाई वाले हैं वो तरीके। इतना ओवरऑल है अपने पास। तो सबसे पहले तो अपन शॉर्ट तरीकों पे जाएंगे, क्योंकि अपन यहाँ तो अनंत स्पर्शी यदि इसको लेंथ रूप में ज्ञात करते तो वहाँ से तो पूरा क्वेश्चन हो ही गया, यहाँ और है तो थोड़ा लेंथ हो जाएगा। तो शॉर्ट रूप में ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि अक्ष की अधिकतम घात और y की अधिकतम घात का गुणांक क्या है। ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट में ये तरीका है। मैं बता देता हूँ क्या करना आपको। अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए आप अक्ष की अधिकतम पावर देखिए, y की अधिकतम पावर देखिए। देखो पावर अपने सममिति में भी देखी है, लेकिन वहाँ पे सभी घातें सम होनी चाहिए। अक्ष की होंगी तो y अक्ष के सापेक्ष सममित, y की होंगी तो अक्ष अक्ष के सापेक्ष सममित। ठीक है, ये देख लिया। यहाँ पे जो उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा चेंज करना है आपको। देखो क्या कह रहा है, अक्ष और y की अधिकतम घात देखिए आप। देखो उसमें आप अक्ष की अधिकतम घात x क्यूब और उसका कोफिशिएंट है 1। इसका मतलब ये हो गया कि अक्ष अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। यदि अक्ष की अधिकतम घात का गुणांक अचर है तो इसका मतलब अक्ष अक्ष के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को। यदि y की अधिकतम घात का गुणांक अचर नहीं है तो उस गुणांक को 0 के बराबर रख दो, y x के पैरेलल y x के समांतर अनंत स्पर्शी आ जाएगी। और यहाँ पे y की अधिकतम गुणांक है y स्क्वायर, y की अधिकतम घात का गुणांक है 2a माइनस एक्स। इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए। ये किसी भी अक्ष y x या अक्ष अक्ष या y x के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का तरीका है। उम्मीद है आपकी चीज समझ में आ गई होगी। यदि आपने अनंत स्पर्शी वाला टॉपिक पढ़ा है तो ये बात आपके लिए नहीं होगी। ओके, तो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 को आप हल करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 2a। और आप अच्छे से जानते हो x बराबर 2a है वो y x के समांतर ही होनी है। वो किसके समांतर होनी है, y x के समांतर ही होनी है। तो क्या बोलोगे, जो कि y x के समांतर अनंत स्पर्शी। तीसरा पॉइंट खत्म। चौथा पॉइंट है प्रतिच्छेदन बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब किसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है किसका, वक्र का और आपकी अक्षों का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है
जैसे कि वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ओरिजिन से जा रहा है वक्र, तो यानी वहाँ पे x बराबर, यदि देखो आप इसमें 0 रखते हो तो y बराबर भी 0 आएगा। तो एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, x का मान रखा 0 तो y भी 0 आ गया, हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। तो एक तो हो जाएगा मूल बिंदु। क्या मूल बिंदु के अलावा भी और कोई पॉइंट है जहाँ पे वक्र और एक्सिस एक दूसरे को काटे हों? तो देखो उसके लिए आप इसी में अक्ष की कोई वैल्यू रखिए, देख लीजिए y का कोई मान आ रहा है क्या, जो मान आ रहा है तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो अक्ष की सोचिए अब और क्या वैल्यू रख सकते हैं, इसके अलावा तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अक्ष की यदि आप यहाँ से 2a रखते हो वैल्यू, देखो ये मान अपने पास है और तो कोई वैल्यू है नहीं, तो अक्ष की वैल्यू 2a रखते हो, ये 0 हो जाएगा, अपोन में 0 जाके इनफाइनाइट, y का मान इनफाइनाइट, अक्ष का मान 2a, यानी ये अनंत पे जाके, अपने को नहीं पता कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु है वो केवल एक ही है और वो है मूल बिंदु ओरिजिन। ठीक है, लिख देते हैं। तो चौथा पॉइंट हो गया कंप्लीट प्रतिच्छेदन बिंदु। तो इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी है, इसी को बोलते हैं वक्र का अनुरेखण, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका जैसे अपन नॉर्मली मैथ पढ़ते हैं तो आंसर आता है 2 आ गया, 4 आ गया, या कोई इक्वेशन आ गई x + y = 7 और कोई इक्वेशन आ गई, इस रूप में नहीं है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे पॉइंट बताने पड़ेंगे दिए गए वक्र के बारे में, और ये पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिए। सममिति, ओरिजिन पे आपकी टेंजेंट लाइन, स्पर्शरेखा, वो आपकी उसकी प्रकृति कैसी होगी ओरिजिन की, वो बताओगे। पॉइंट आपका नोड है, कस्प है, ठीक है, कंजुगेट पॉइंट है, और फिर आपकी एसिम्प्टोट ज्ञात करने का तरीका तो एसिम्प्टोट आपको बताया है। इसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट हो रहे हैं खाली, नंबर 5 और नंबर 6। देखिए 5 नंबर पे क्या आता है। नंबर 5 पे आएगा रीजन, क्षेत्र। पहले आप इसका मीनिंग समझिए ध्यान से, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो आपका दिया गया वक्र है वो कहाँ पे स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है ये बताना है, उसका एरिया बताना है, ठीक है। यानी कौन सी, जैसे x की कोई 2 वैल्यू उनके बीच स्थित हो, या y की 2 वैल्यू उनके बीच स्थित हो, कोई भी अपने को 2 मान चाहिए कि वहाँ इनके बीच में ये वक्र आपका स्थित होगा, ठीक है। ये तो इसका मतलब हो गया रीजन का, क्षेत्र का। अब हम कैसे पता लगाएंगे उसको आप ध्यान से देखिए यदि हम ये पता लगा लें कि हम उस एरिया को जान लें, उस एरिया के बारे में हम बता दें कि जहाँ पे वक्र स्थित नहीं है, हम बता दें कि यहाँ पे वक्र स्थित नहीं है, हम बता दें यहाँ पे वक्र स्थित नहीं है, तो हो सकता है कि उनके बीच में कुछ एरिया आ जाए, वहाँ पे वक्र स्थित हो जाएगा। यानी जहाँ नहीं है तो जो रह गया वहाँ पे स्थित हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, ठीक है। ये जानना है कि वक्र कहाँ पे स्थित है। आप क्या ज्ञात करोगे, वक्र कहाँ पे स्थित नहीं है, रह जाएगा जो वहाँ पे स्थित हो जाएगा। अब उसका ये एक तरीका बता रहा है, ये तरीका क्या बता रहा है वो आप ध्यान से देखोगे। इक्वेशन फर्स्ट आपको काम में लेनी है। y² 2a - x = x³। यहां से आप यदि y² का मान निकालते हो तो वो आएगा x³/2a - x। अब क्या करना है आपको x के कोई भी 2 वैल्यू रखनी है, ऐसी वैल्यू रखनी है जिनसे y के मान है वो काल्पनिक मिले, इमेजनरी मिले। ऐसा अगर मिल जाएगा तो हम बोल देंगे कि वक्र यहाँ पे स्थित नहीं है। ये तरीका है पता लगाने का कि वक्र कहाँ पे स्थित नहीं है। फिर उसका उल्टा हो जाएगा, जो रह जाएगा वहाँ पे वक्र स्थित है, ठीक है। आपको सोचना है कि x का इसमें कौन सा मान रखें, हिंट है वो इसी में मिलेगा आपको।
जो भी अपना क्वेश्चन है इसी में हिंट मिलेगा कि x बराबर क्या रखें कि ये मान है वो वास्तविक ना कि काल्पनिक आए। तो आप थोड़ा सा सोचिए मान काल्पनिक कब होगा, वो यदि ये पूरा मान माइनस में मिल जाए, ध्यान से सुनना, ये पूरा मान यहाँ पे जैसा भी है ये माइनस में मिल जाए तो वाई स्क्वायर का मान होगा माइनस में, और माइनस का यदि आप अंडर रूट करते हो तो आयटा आता है। इतना तो पता होगा आयटा का मान कितना होता है, अंडर रूट -1। यदि ये प्लस में आ गया तो आयटा नहीं आएगा, लेकिन ये मान यदि माइनस में आ जाता है पूरा ओवरऑल तो ये वाई का मान कैसा आएगा, ये इमेजिनरी आ जाएगा, इसमें आयटा आ जाएगा, काल्पनिक आ जाएगा। अब हमको ये सोचना है कि ये मान माइनस में कैसे हो, ठीक है, तो इसी में आइडिया छिपा हुआ है। देखो ध्यान से सुनना, x लेस देन 0, ध्यान से देखना, x लेस देन 0, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 2a पर y क्या है, काल्पनिक है। मान क्या आएगा ये अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब है वास्तविक और काल्पनिक से, काल्पनिक होना चाहिए, मतलब उसमें आयटा आना चाहिए। कैसे देखो, x लेस देन 0 का मतलब हो गया कि x का मान माइनस में है, इधर वाले मान, इधर x के प्लस वाले मान, इधर माइनस वाले मान। तो यदि x का मान या आप यदि माइनस में रखते हो तो देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे x की क्यूब है तो यहाँ माइनस बरकरार रहेगा, अंडर रूट करोगे आयोटा आ जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। मान क्या होगा उससे लेना देना नहीं है, लेना देना इससे है कि क्या काल्पनिक होगा या नहीं होगा। ओके, फिर x का मान यदि 2a से बड़ा हुआ, अभी 2a इसी में छिपा हुआ है देखो, तो 2a से बड़ा हुआ तो देखो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब की बार ऊपर, लेकिन अब की बार नीचे फर्क पड़ेगा। 2a में से 2a से बड़ा मान घटाओगे, जैसे 3a हो गया, 4a हो गया, 5a हो गया, तो ये फिर से माइनस का मिल जाएगा, और ये पूरा पद फिर से माइनस का आ जाएगा। वाई स्क्वायर से y का मान निकालोगे, अंडर रूट करते हो तो मान मिलेगा आपको फिर से आयटा में। ये तरीका है देखो रीजन जानने का, क्षेत्र को जानने का, समझ में आपके आ गया होगा। ये x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 2a पर y क्या है, काल्पनिक है, मतलब यहाँ पर ये वक्र का कोई भी स्थित भाग नहीं होगा। अब आप थोड़ा सा सोचिए, x लेस देन 0 मतलब ये वाला भाग, x ग्रेटर देन 2a, तो ये यहाँ पे जैसे x के कुछ मान हो गए, ये a हो गया, 2a हो गया, 2a से बड़ा, ठीक है, यहाँ पे काल्पनिक हो गया, तो बीच का रह गया ना, बीच का कौन सा रहा, x बराबर 0, x बराबर 2a, ठीक है। अभी डायग्राम बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा। तो ये वक्र कहाँ पे स्थित है, ये वक्र x बराबर 0 से x बराबर 2a के मध्य स्थित है। ओके, ये आपने बता दिया इसका रीजन, इसका क्षेत्र। लास्ट पॉइंट है, एक पॉइंट रह गया है जिसका नाम है वर्तमान एंड ह्रासमान, वर्तमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। वर्तमान का मतलब है यदि मान बढ़ रहा है, ह्रासमान का मतलब है यदि मान घट रहा है। इसी समीकरण का उपयोग करना है, क्या करना है वो भी अभी आपको बताएंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। लास्ट है वर्तमान एवं ह्रासमान। कैसे यहाँ पे पता लगाओगे कि जो वक्र है या जो फलन है वो आपका वर्तमान है या ह्रासमान। देखो
समीकरण 1 से वही वाई स्क्वायर का मान है एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। आपको क्या करना है, आपको अक्ष के मानों के संगत, अक्ष के किन्हीं विशेष मानों के संगत y के मानों को देखना है, क्या वो बढ़ रहे हैं, क्या वो घट रहे हैं, उनमें किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, उसी हिसाब से आप इसको वर्धमान और ह्रासमान बोल दोगे। अब ये अक्ष के विशेष मान कहाँ से लाएं, तो अक्ष के विशेष मान आप यहीं से लाओगे। देखो अक्ष बराबर 0 से 2a, इनके बीच में वक्र स्थित है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा वो, तो आप अक्ष में अक्ष बराबर देखो 0 रखते हो, अक्ष बराबर 0 रखते हो तो ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा, नीचे 2a, तो y बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, अक्ष बराबर 2a रखते हो तो यहाँ तो 2a की क्यूब हो जाएगी, 2a माइनस 2a 0, y इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अक्ष का मान 0 से 2a हुआ, तो y का मान 0 से इनफाइनाइट हुआ। सोचिए 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब 1 2 3 4 5 10 50 100 1000 इनफाइनाइट। तो मान बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है मतलब फलन कैसा होगा, वक्र कैसा होगा, वर्धमान होगा। दैट्स इट, खत्म। ओके, देखिए लिख देते हैं। यहाँ x बराबर 0 से x बराबर 2a पर, 0 से 2a पर कहाँ से कहाँ तक प्राप्त होता है, y बराबर 0 से y है वो अनंत तक जाएगा, यहाँ तक प्राप्त होता है। अब यहाँ तक प्राप्त होते हैं आपको इसमें देख लो 0 इनफाइनाइट, यही देखिए सोचिए, यहाँ यदि माइनस इनफाइनाइट आ जाता है इसका मतलब ये आपका इंक्रीज नहीं होता, ये डिक्रीज होता, आपका वर्धमान नहीं होता, ह्रासमान होता, क्योंकि कम हो रहा है। 0 -1 -2 -5 -10 कम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो देखो समझ में आ गई होंगी, सिंपल सिंपल बातें हैं ये। लेकिन यहाँ पे फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। तो फलन कैसा है, वर्धमान है। फलन बोल दो, वक्र बोल दो, ये क्या है, वर्धमान है। अब आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आप सोच रहे हो काम खत्म हो गया है, अभी आपको डायग्राम बनाना है। हालांकि इस सिसोइड का क्वेश्चन वॉल्यूम में और पृष्ठ क्षेत्रफल में बहुत अच्छे से कराया है, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो यदि वो टॉपिक आपने पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत आप उसमें जाके मैच कर सकते हो, यही आपको इक्वेशन मिलेगी। जो इसमें चीज़ें बताई हैं वो वहाँ पे भी कुछ मिलेंगी, वहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है और अपन यहाँ भी डायग्राम बनाएंगे, दोनों में कंपेयर कर सकते हो, सेम टू सेम मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, देखिए लास्ट अपने को इसका डायग्राम बनाना है। इसलिए वक्र निम्न प्रकार होगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये आपका वक्र है, इस वक्र में 6 पॉइंट छुपे हुए हैं। पहला पॉइंट, वक्र अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो देखो वक्र अक्ष के सापेक्ष सममित है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, वाई अक्ष के सापेक्ष सममित नहीं है। दूसरा पॉइंट, वक्र मूल बिंदु से होके जा रहा है। तो देखो मूल बिंदु से होके जा रहा है 0 0, क्लियर। उसी में क्या है कि मूल बिंदु पे स्पर्शरेखा क्या है, अक्ष है। ये देखो ये वक्र है, ये इसकी स्पर्शरेखा है, तो यहाँ पे इसको टच नहीं कर रही क्या। तो ये जो वक्र है आपके दोनों, इनकी स्पर्शरेखा क्या है, अक्ष है, y बराबर 0 है नहीं, ये बोलो।
फिर ये जो आपका पॉइंट है ये क्या है, कस्प है, तो कस्प ही तो है ये, क्योंकि दोनों की जो स्पर्शरेखा है वो एक ही है। यदि दोनों की अलग अलग होती तो ये नोड होता, तो वहाँ पे अपन ने कस्प लिखा है। और आपको मैंने जो बताया उसमें भी आपको मैंने डायग्राम बनाए हैं, परिभाषा लिखवाई है, उसके अकॉर्डिंग आप समझोगे तो पता लग जाएगा कि ये पॉइंट है आपका कस्प ही होना है, नोड नहीं होगा, क्योंकि दोनों की स्पर्शरेखा एक ही है, संपाती स्पर्शरेखाएं है। नोड में संपाती स्पर्शरेखा नहीं होती, ठीक है, अलग अलग होती है। यहाँ पे कस्प में संपाती स्पर्शरेखा का मतलब है कि एक ही स्पर्शरेखा होगी, खत्म। तीसरा, इसकी ये अनंत स्पर्शी हो जाएगी, x बराबर 2a, ठीक है। चौथा, इस वक्र का और अक्षों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो केवल एक ही है, और वो है मूल बिंदु O0 0। पांचवा पॉइंट, जो आपका वक्र है वो x बराबर 0 यानी y अक्ष और x बराबर 2a के बीच स्थित है, तो इनके बीच ही तो स्थित है, देख लीजिए। हमने क्या किया, अब आपके समझ में आ जाना चाहिए। हमने x लेस देन 0 मतलब इधर देखा, हमने x देखो ये 2a है, ये 2a से बड़ा इधर देखा, तो देखो हमने इधर देखा, ये 2a है, हमने इधर देखा। यहाँ पे वक्र स्थित नहीं है, कैसे, क्योंकि y क्या है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, तो यहाँ पे स्थित नहीं है, तो कौन रहा, इसका बीच का ही तो रहा, यहाँ पे वक्र स्थित हो जाएगा। ये तरीका है रीजन ज्ञात करने का, क्षेत्र ज्ञात करने का। मेरे हिसाब से डायग्राम से और क्लियर हो गया होगा, जो वहां पे नहीं क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्या कह रहा है कि x बराबर 0 पर y बराबर 0, ठीक है वो तो, लेकिन x बराबर 2a है, इस पर y क्या है, अनंत है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है, तो आप देख सकते हो ये भी सही है। और ये कैसा फलन है, वर्तमान है, बढ़ता ही चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, इसको भी आप देख सकते हो, ये बढ़ ही रहा है, घट थोड़ी रहा है। तो ये सब को मिला के बोला जाता है वक्र का अनुरेखण, कर्व ट्रेसिंग। सिसोइड का क्वेश्चन था, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, सिसोइड केवल एक नाम था, कोई भी वक्र हो सकता है x और y में, ठीक है, जिसके बारे में आपको ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी, ये पॉइंट्स बताने पड़ेंगे छोटे छोटे, किस हिसाब से बताने पड़ेंगे ये आपके सामने है। तो आप इस वीडियो को एक नहीं 2-3 बार सुनिए, 2-3 बार इसको नोट कीजिए, तब जाके ये चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो इतनी आसानी से दिमाग में नहीं बैठती। कैलकुलेशन होती है वो तो हो जाती है, मैथ के स्टूडेंट आराम से कर देते हैं, थ्योरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो 2-3 बार लिख लिख के याद करोगे तब ये क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी है कुछ नहीं, छोटे छोटे पॉइंट दर्शाने हैं, लेकिन एक भी यदि इधर उधर हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको डायग्राम बनाना है इसका, तो सब देख लीजिए। इस डायग्राम में जो अपन ने 6 पॉइंट लिखे हैं वो सब के सब इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है, हर पॉइंट को आपको मैंने बता दिया है अलग अलग करके। तो ये अपनी आज की क्लास थी वक्र अनुरेखण की, कर्व ट्रेसिंग की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन से कैसा भी हो, कोई भी क्वेश्चन दे दे x और y में, आपको ये ज्ञात करना आना चाहिए। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि पहली क्लास से थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा अच्छे से, ठीक है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे इसके कर्व ट्रेसिंग के, ओके, और आप ना तब तक इसको आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।